समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम दक्षिण एशिया के घटनाक्रम यानी 1947 से लेकर के 2014 तक का जो घटनाक्रम हुआ है दक्षिण एशिया के मध्य या दक्षिण एशिया में, उसका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो समकालीन दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा। 1947 से सबसे पहले 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति होती है भारत में। अंग्रेजों का जो शासन था वो यहाँ पर समाप्त हो गया, और जैसे ही यहाँ समाप्त हुआ, भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हो गया। यानी दो राष्ट्र बन गए, भारत और पाकिस्तान, और इनका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ निर्माण हो गया था, भारत और पाकिस्तान। दूसरा घटनाक्रम यहाँ होता है 1948। पहला 1947 हो गया, दूसरा 1948। श्रीलंका, तत्कालीन जिसको सीलोन बोलते थे, श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से संबोधित किया जाता था। सीलोन, सीलोन श्रीलंका का पहले नाम था। उसको भी आज़ादी मिल जाती है। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई 1948 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है। भारत के और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के लड़ाई हो जाती है। अब कश्मीर को लेकर लड़ाई होती है, यानी कि क्या होता है, पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान की खूंखार जाति, बर्बर जाति, काबाइली, उसने कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिए, भेज दिए, जिससे कश्मीर राज्य परेशान होकर के पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए। चूंकि ब्रिटिश संसद में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था, तो उस अधिनियम की एक शर्त थी, ब्रिटिश भारत को छोड़कर जो स्वतंत्र रियासतें थी भारत की, वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिल सकती थी, सम्मिलित हो सकती थी। ये निर्णय उनके ऊपर रखा गया था। तो कश्मीर रियासत ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय किया। उसने निर्णय लिया कि हम ना तो भारत में शामिल होंगे, ना ही पाकिस्तान में, इसलिए वो स्वतंत्र रियासत रह गई। पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी, और उसने किसी भी प्रकार से कश्मीर को अपने राज्य में मिलाने के लिए उसने सबसे पहले अपने यहाँ की जो खूंखार जाति, बर्बर जाति थी, काबाइली, उनको उकसाया कि जाकर के वो कश्मीर पर आक्रमण करें। और कश्मीर में वो आक्रमण करते 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 श्रीनगर से 1.5 किलोमीटर दूर बारामूला तक जब वो आ गए, तो अब भारत की से उसने सहायता मांगी। कश्मीर ने भारत से सहायता मांगी, भारत ने तत्काल वहाँ सहायता भेजी, और भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर खींचतान होने लगी। तो 1948 की दो घटनाएं हो गई। श्रीलंका, जिसको तत्कालीन सीलोन कहा जाता था, उसको आज़ादी मिली, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों पहली बार आमने सामने हुए, दोनों में पहली बार युद्ध हुआ। जी, इसके बाद 1954-55 की तीसरी घटना थी 1954 और 55 की। इसमें क्या होता है, पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य जो गुट था शीत युद्ध का, चूंकि दोनों महाशक्तियों ने गुट बना लिए थे, सैन्य गुट सीटो और सेंटो, इनमें शामिल हो गया था पाकिस्तान। किसमें? सीटो और सेंटो, जो कि द्वितीय शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के द्वारा बनाए गए थे। इन गुटों में शामिल हो गया था पाकिस्तान, यानी सैनिक गुट का सदस्य बन गया था, सीटो का और सेंटो का।
इसके बाद 19 सितंबर 1960 की घटना, सितंबर 1960 की घटना है। और इस घटना में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे चल के प्रश्न आएगा, सिंधु नदी समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था, तो आप लोग याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ये 1960 में, सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 आएगा, अगला घटनाक्रम दक्षिण एशिया का है। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ और इसी दौरान चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। 1962 भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ और 1965 भारत पाक युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, यानी 1962 में चीन से युद्ध हुआ था और 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्रों का प्रस्ताव रखा था। नहीं, ताशकंद समझौता जब होता है 1966 में, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ जाते हैं ताशकंद में। रूस इसकी मध्यस्थता कर रहा था, रूस ने मध्यस्थता की थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच समझौता कराने का प्रयास किया गया था रूस के द्वारा। तो शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्रों का प्रस्ताव रखा। पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम आज बांग्लादेश है, इसको ज़्यादा स्वायत्तता देने का प्रस्ताव रखा था। मार्च 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा। मार्च 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था, ये नया देश बन गया था एक। पूर्वी पाकिस्तान जो कहलाता था बांग्लादेश, अब मार्च 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गया, एक अलग राष्ट्र बन गया था बांग्लादेश। आज़ादी की घोषणा हो गई। 1971 में ही भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए। यानी 1971 की बात में 2 घटनाएं घट गईं। पहली तो बांग्लादेश ने आज़ादी की घोषणा कर दी, पाकिस्तान से अलग हो गया। दूसरी, भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत कर दिए। 20 सालों तक भारत की और सोवियत संघ की मित्रता हो गई। उस समय सोवियत संघ टूटा नहीं था, बिखरा नहीं था। अब हम चलते हैं 1971 की एक और घटना ले लेते हैं। 1971 की 3 घटनाएं दक्षिण एशिया में, और ये 1971 की अगली घटना है दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति। तीसरा युद्ध हो गया ये दक्षिण एशिया में। इस समय बहुत घटनाक्रम बड़े रोचक रहे। यानी कि पहले 62 में चीन ने आक्रमण किया भारत पर, 65 में फिर पाकिस्तान ने किया और दिसंबर 1971 में पुनः पाकिस्तान ने एक बार भारत पर आक्रमण कर दिया। और इसमें बांग्लादेश की मुक्ति, बांग्लादेश पूरी तरह मुक्त हो गया। और ये 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, इसका कारण था बांग्लादेश ने, नहीं, पाकिस्तान ने भारत को इसका दोषी माना था कि बांग्लादेश को आपके सहयोग से या आपके उकसावे में आकर बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। इसलिए सारा का सारा दोष पाकिस्तान ने भारत पर रखा था। भारत ने ही सबसे पहले
मान्यता प्रदान की थी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। इसलिए भी पाकिस्तान बौखला गया था और उसने इस बौखलाहट में 1971 में भारत पर आक्रमण कर दिया, भारत से युद्ध किया था। अब हम चलते हैं 71 की 3 घटनाएं हो गई। बांग्लादेश आज़ाद हुआ, भारत और सोवियत संघ के बीच 30 वर्षों की संधि हुई और फिर पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 20 वर्षों की संधि हुई थी। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। शिमला एक पर्वतीय प्रदेश था। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। चूँकि अंग्रेज़ों की सेना और किसी जगह पर रह नहीं पाती थी। भारत उष्ण प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, गर्म जलवायु है यहाँ की, वहाँ की सेना यहाँ रह नहीं पाती थी। तो इसलिए शिमला जैसे हिल स्टेशन पर जहाँ बर्फ़बारी होती रहती है, ठंडी जगह पर वहाँ की सेना रहती थी ब्रिटिश की, और इसलिए उन्होंने शिमला की स्थापना की थी। तो शिमला को किसने बसाया था? ब्रिटिश ने। तो शिमला एक अच्छी जगह है, हिल स्टेशन है, ठंडा प्रदेश भी है, और यहाँ जुलाई के महीने में आपको पता है कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। तो जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये दोनों ने मिल करके शिमला में बैठ करके एक समझौता किया था और इसको शिमला समझौते का नाम दिया गया, जिसका पालन भारत तो आज तक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। अगला है 1974। बड़ा अच्छी घटना घटती है दक्षिण एशिया में भारत के लिए। 1974 में भारत ने सर्वप्रथम राजस्थान में पोखरण नामक स्थान पर पहला परमाणु विस्फोट किया था। पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में भारत के द्वारा किया गया था, यानी परमाणु बम भारत बनाने में सक्षम हो गया था 1974 में। राजस्थान में पोखरण नामक जगह है, वहाँ पर पहला परमाणु विस्फोट किया था, और वो किया था तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे पहले परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। चूँकि पोखरण निर्जन प्रदेश में आ जाता है, वहाँ रेगिस्तान पड़ जाता है, तो वहाँ ऐसे परीक्षण किए जाते जिससे कोई जनहानि ना हो। तो 1974 में पहली बार भारत में परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण किया गया था। अब बात करते हैं 1976 की। 1976 की अगर हम बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। पहली बार, जो कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो gया था, उसके और पाकिस्तान के बीच पहली बार कूटनीतिक संबंध बहाल हुए थे। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। अब एक लंबा गैप हो जाता है दक्षिण एशिया में घटनाक्रम का, और हम 1985 पर पहुंचते हैं। और 1985 में, जैसा कि आपको कल हमने बताया था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस के पहले सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशियाई के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और यही पहला सम्मेलन भी था। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना दिसंबर 1985 में हो चुकी थी, और ये पहला इसका सम्मेलन ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ हुई थी। और इसके दक्षिण के घोषणा पत्र पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए थे जो इसके सदस्य देश थे। कितने सदस्य थे इसके? 7। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफ़गानिस्तान को भी हम मानेंगे। चूँकि अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चलती रही है, तो वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाया।
1987 की यदि हम बात करें दक्षिण एशिया के घटनाक्रम के संबंध में, तो भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 87 से 90 तक, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता दें। श्रीलंका का जाफना प्रांत, जहां भारत से जाने वाले, भारत से शरणार्थी के रूप में पहुंचने वाले तमिल शरणार्थी वहां रहते हैं। चूंकि श्रीलंका और भारत के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे वो वहाँ जा कर के, जो जाफना प्रांत था वहाँ कोई रहता नहीं था, तो वहाँ तमिल शरणार्थी रहने लगे। धीरे धीरे इनकी बस्ती बन गई और ये जैसे ही इनकी संख्या ज़्यादा हुई तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। तो श्रीलंका ने इनको वहाँ से खदेड़ने का बीड़ा उठाया, लेकिन वो खदेड़ नहीं पाए। युद्ध हो गया तमिल शरणार्थियों में, तमिलों में और श्रीलंका में युद्ध हुआ। वहाँ का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, उसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसको शॉर्ट में लिट्टे कहते थे, लिट्टे, LITTE, लिट्टे। अब ये लिट्टे जो था वहाँ का लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, ये सीधा सीधा श्रीलंका की सरकार से टक्कर लेता था। इतना बड़ा ग्रुप था, क्योंकि श्रीलंका छोटा सा देश है, तो छोटा सा राष्ट्र है, तो वहाँ ये टक्कर ले लेता था। श्रीलंका ने इनको बाहर निकालने का प्रयास किया, वहाँ अशांति, गृह युद्ध की स्थिति होने लगी। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी ने वहाँ एक अच्छी सोच के साथ हमारे देश की शांति सेनाएं भेजी कि वहाँ जा कर के शांति स्थापित कराओ। चूँकि लिट्टे जो था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल था, भारतीय सेनाओं पर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि भारत से ही तो संबंधित था वो। तो भारत की सेना वहाँ शांति स्थापित करने के लिए पहुँची, उनको समझाया, और वहाँ यानी 87 से 90 तक वहाँ ये सेना रही है। तो भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 90 तक, ये दक्षिण एशिया की 87 वाली घटना थी। और अब हम बढ़ते हैं दक्षिण एशिया का 88 में क्या होता है। 1988 की बात, मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा, चूँकि श्रीलंका के नीचे जाके मालदीव आता है, तो मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। यानी दो घटनाएं घटी 1988 में। पहली घटना क्या घटी, मालदीव में भाड़े के सैनिकों के द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। ये पहली घटना हो गई मालदीव में। दूसरी घटना क्या होती है 1988 की, भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरी घटना, भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला ना करने का समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के परमाणु जो ठिकाने हैं उन पर हमला नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम 1988 से 91 के बीच की। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। यानी 1988 से 91 में सबसे पहले पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हुई, इसके बाद बांग्लादेश में बहाली हुई और नेपाल में भी लोकतंत्र की बहाली हो गई। क्या लोकतंत्र चालू हो गया था वहाँ पर, लोकतंत्र की बहाली। इसके बाद आता है 1993 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन। दक्षेस का जो 7वां सम्मेलन था वो ढाका में हुआ, जो कि बांग्लादेश की राजधानी में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि। वरीयता मतलब प्राथमिकता। जब भी दक्षेस यानी दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो व्यापार के मामले में दक्षिण एशिया के देशों को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले व्यापार किनसे करेंगे,
दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो 7 देश हैं, इन 7 देशों को पहले प्राथमिकता देंगे, वरीयता या प्राथमिकता देंगे। और इसी का अगला वो है, यानी इसके वरीयता देने की संधि की साप्टा, SAPTA, साप्टा पर हस्ताक्षर किए। यहाँ दिसंबर 1996 की बात है। अगली घटना है दक्षिण एशिया की, दिसंबर 1996। गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। फरक्का बांध है, ये गंगा नदी पर बना हुआ है बांध, इसलिए इसको फरक्का संधि का नाम दिया गया। दिसंबर 1996 की बात है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद और भारत के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के बीच में दिसंबर 1996 में फरक्का बांध, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है, वो संधि हुई और इसलिए इसका नाम गंगा जल बंटवारा, 30 वर्षीय संधि हुई थी, तो 30 वर्षीय संधि भी का नाम भी दिया जाता है और फरक्का बांध संधि का भी नाम दिया जाता है, या फरक्का संधि का नाम भी दिया जाता है। इस संधि में कुछ शर्तें थी। जब नदी में 75 क्यूसेक जल होगा तो 35 क्यूसेक बांग्लादेश को और शेष भारत को प्राप्त होगा, और 75 से अधिक है तो 40 क्यूसेक भारत और शेष बांग्लादेश को चला जाएगा। इसके बाद अगला घटनाक्रम आता है मई 1998। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। भारत ने भी परमाणु हथियार बनाए और पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बनाए। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए भारत और श्रीलंका ने दिसंबर 1998 में। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फरवरी 1999 की बात है, ये सर्दियों का समय था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत यानी दिल्ली से पाकिस्तान के बीच में एक बस चलाने का निर्णय लिया, जिससे कि दोनों देशों के संबंध सही होंगे। तो बस में से सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस बस से जाते हैं। पाकिस्तान में उनका जोरदार स्वागत किया जाता है, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को, तत्कालीन जो प्रधान। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे और वहां जब पहुंचते हैं तो वहाँ शांति के घोषणा पत्र पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और भारत के उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो दोनों ने शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये फरवरी 1999 की बात है। अगला घटनाक्रम हमारे दक्षिण एशिया का है। जून 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना। पाकिस्तान यानी जून का महीना था, जून और जुलाई 1999, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध प्रारंभ हो गया था। कारगिल
जम्मू कश्मीर में सीमा पार, सीमा के नज़दीक एक पर्वतीय श्रृंखला का नाम है और वहाँ एक पर्वत का नाम था टाइगर हिल्स। चूंकि पाकिस्तान ने घुसपैठिए भेजे और वो चुपचाप किसी तरीके से उस पर्वत पर पहुंच गए, टाइगर हिल्स पर, जिसकी चोटी बहुत ऊंची थी और अन्य पर्वतीय जो श्रृंखलाएं थी वो उससे नीचे आती थी। तो ऊंचाई पर उनके होने के कारण वो बहुत गोला बारूद लिए हुए थे, तो वहाँ से पाकिस्तानी सेना का उन्हें सहयोग मिल रहा था, तो उन्होंने भारत पर हमला करने का प्रयास किया। कारगिल युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत की सेना ने तत्काल मोर्चा संभाला और एक ऑपरेशन विजय नाम से एक ऑपरेशन चलाया। कारगिल विजय करने के लिए, कारगिल जीतने के लिए ऑपरेशन विजय सेना ने चलाया और पाकिस्तानी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सेना को वहां से खदेड़ दिया गया। इस युद्ध में या इस अभियान में, इस ऑपरेशन विजय में सबसे ज़्यादा सहयोग किया तो भारत की बोफोर्स तोप ने। भारत में की सेना में एक बोफोर्स तोप शामिल हुई थी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा मंगवाई गई थी, इसमें सम्मिलित की गई थी। इस तोप ने बहुत अच्छा काम किया। ये पर्वतों पर लड़ने के या पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए बहुत कारगर साबित होती है बोफोर्स तोप। तो ये जुलाई 1999 की बात है, कारगिल की घटना। पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा, इसमें भारत की विजय होती है। अब हम बात करते हैं जुलाई 2001, वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल। जुलाई 2001। जिस प्रकार 1972 में शिमला में समझौता हुआ था, वैसे ही उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान में तानाशाह सत्ता को बेदखल करते हुए, शासन अपने हाथ में लेते हुए, सैनिक शाह जो था, सैनिक शासक, सैनिक जनरल परवेज मुशर्रफ स्वयं पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। उसने प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ को वहाँ से अपदस्थ कर दिया, गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया, गिरफ्तार भी किया और उस तत्काल उसने वहाँ के टेलीविज़न से आदेश प्रसारित किया कि मैं पाकिस्तान का इस समय राष्ट्रपति हूँ और सारी सत्ता मैं अपने हाथ में ले चुका हूँ। सभी अधिकारियों को उसने वहीं से निर्देशित किया और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कारगिल का युद्ध तो हुआ ही था। अटल बिहारी वाजपेयी जी शांति के लिए कटिबद्ध थे ही। भारत चाहता है कि शांति रहे पड़ोसियों से। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 2001 में आगरा में एक शांति वार्ता की व्यवस्था की गई कि दोनों लोग बैठ करके शांति वार्ता कर सकें। तो ये बैठक हुई, लेकिन ये बैठक असफल हो गई। चूंकि परवेज मुशर्रफ की कुछ और शर्तें थी, भारत कुछ और शर्तों की बात कर रहे थे, तो ये बैठक बगैर किसी निर्णय के असफल हो गई जुलाई 2001 में। ये दक्षिण एशिया की अगली घटना थी। अब हम दक्षिण एशिया की फरवरी 2004 की घटना के बारे में देखें। यहाँ 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साफ्टा SAFTA पर हस्ताक्षर हुए। दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि, फ्री ट्रेड ट्रीटी, इस पर इन्होंने संधि की थी। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड अलायंस हुआ था, संगठन बना था ये। तो इस पर इन्होंने दिया था कि दक्षिण एशिया के देशों को प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी व्यापार में। इस संधि पर हस्ताक्षर हुए 2004 में। ये 12वां दक्षेस का सम्मेलन हुआ था इसमें। इसके बाद 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बन गया। अफगानिस्तान कब बना दक्षेस का सदस्य? 2007 में। नवंबर 2014 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ। नेपाल में हम आपको यहाँ एक बात और बता दें, दक्षेस का जो मुख्यालय है सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है।
काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स का। तो यहाँ के बाद बीच में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियाँ और कोरोना काल, विभिन्न प्रकार की और राजनीतिक गतिविधियाँ, तो इस प्रकार दक्षेस के कुछ सम्मेलन स्थगित करने पड़े और आगे के जो भी हैं वो अपडेट आएंगे तो अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी 14 तक की दक्षिण एशिया की हमने अब हम देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। आज के लिए इतना ही।